माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज या देश की सभी आर्थिक क्रियाकलापों को या जो भी एक्टिविटीज़ हमारी एक्चुअल में होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे उत्पादन या विनिमय का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है, इसी व्यवस्था को अर्थव्यवस्था हम कहते हैं। इसमें आगे हम ये भी कह सकते हैं, इसकी को दोबारा दूसरी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था उत्पादन से कोई भी प्रोडक्ट को कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में कैसे करते हैं, वितरण, विनिमय, उपभोग की सामाजिक व्यवस्था है। इस सामाजिक व्यवस्था के अंदर हम किस तरह से प्रोडक्शन करेंगे, किस तरह से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किस तरह से कॉमर्शियल पर्पज से उसको मेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होगा, ये हमारी अर्थव्यवस्था में काउंट होगा। देन नेक्स्ट हम इसका मीनिंग देखेंगे। जैसा हम जानते हैं अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है मुद्रा या धन। व्यवस्था का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला सिस्टम, जिसमें हम मुद्रा या धन प्लस सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली से समझ सकते हैं। जिसमें हमने अभी ऊपर बताया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिनसे हम आय कमा सकते हैं या कोई भी अपना पैसा अर्न कर सकते हैं। तो वो एक्टिविटीज़ जिनसे हम पैसा अर्न कर सकते हैं उनको व्यवस्थित करना ही अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट परिभाषा के अकॉर्डिंग मॉरिस डॉब के अनुसार, क्योंकि हमें किसी ना किसी फिलोसफर के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे एग्ज़ाम में तो अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप नोट कर लें, कोई रजिस्टर या पेन अपने साथ अटेंड करके रखें। और इसमें मॉरिस डॉब के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का सूक्ष्मतम अध्ययन है। बिल्कुल माइक्रोवेव पे करके, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे लेके अगर हम किसी भी चीज़ को अध्ययन करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सूक्ष्मतम व्यष्टि या उसका सूक्ष्मतम अर्थ व्यवस्था का अध्ययन। अर्थात मॉरिस डॉब ने कहा व्यष्टि अर्थशास्त्र वो अर्थशास्त्र है जिसमें हम सूक्ष्म लेवल पर, माइनर लेवल पे अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। एडम स्मिथ के अनुसार, जो कि हमारे फादर कहे जाते हैं अर्थशास्त्र के, ये जनक हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं और इन्होंने दार्शनिक शास्त्र में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ये एक फिलोसफर भी थे और स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, जहाँ से आपको MCQs भी मिल सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि वो दार्शनिक जनक कहे जाते हैं, दार्शनिक थे और जनक कहे जाते हैं। स्कॉटलैंड के निवासी थे और ग्लासगो यूनिवर्सिटी में वो एक प्रोफेसर का काम करते थे। एटलीस्ट उनकी जो डेजिग्नेशन थी वो वहाँ पे एज ए प्रोफेसर थी। तो ये हम 3 या 4 नंबर स्कोर कर सकते हैं यहाँ से। तो ये चीज़ें हम एडम स्मिथ के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा, अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था को कैसे हम बांट सकते हैं और उसको अलग अलग अर्थ में हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है ये देखते हैं। 3 प्रकार से अर्थव्यवस्था को दिया गया है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। फर्स्ट पूंजीवादी, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट को देखते हैं, उसको सुधार कैसे करना है, उसको कैसे लेके चलना है। तो हम पूंजीवादी में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स को डेवलप करेंगे। सेकंड समाजवादी है, जिसमें हम सोशल वेलफेयर को देखेंगे, कैसे समाज में प्रोडक्शन को लाना है या किसी भी वस्तु का विनिमय या वितरण करना है और उससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस उत्पादन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो समाज कल्याण को लेके अगर हम कोई भी प्रोसेस करते हैं तो समाजवादी आर्थिक व्यवस्था होगी। देन तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें हम प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों को डेवलपमेंट करेंगे। तो अभी जैसे हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात की थी आपसे, इसके 3 प्रकार थे हमारे, जो भी आपका अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी थी, समाजवादी थी और मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। उसी के साथ साथ हम अर्थशास्त्र के प्रकार की बात कर रहे हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम इसके अंतर्गत किसी भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं, किसी भी एक फर्म, इंडिविजुअल या एक परिवार या फिर हम एक उपभोक्ता आदि के ऊपर अध्ययन करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। इंडिविजुअल चीज़ को जब भी हम कोई लेके अध्ययन करते हैं तो उसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर काउंट करेंगे। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बड़े स्तर पर आर्थिक समूहों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जब भी हम राष्ट्र की आय के बारे में बात करेंगे या टोटल टर्नओवर कितना है, कितना हमें निर्गत करना है, कितना प्रोडक्शन
हमारे राष्ट्र में हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को लेके अगर हम अध्ययन करते हैं और गणना करते हैं तो उसको समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर काउंट करते हैं। अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो एग्जाम के लिए हमें काफ़ी हेल्प करेगा। 5 मार्क्स में ये टॉपिक आता है मैक्सिमम, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समाज में जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें डिफरेंस क्रिएट करना, किस किस जगह पे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर गणना करते हैं और किस रूप में करते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र में किन किन तथ्यों की गणना करते हैं और किस किस तरह से करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला पॉइंट हम लिखेंगे जिसमें व्यक्तिगत इकाई के ऊपर इंडिविजुअल काउंटिंग हमें करनी होती है, एनालिसिस हमें करनी होती है, जिसमें संचालन और व्यवहार इंडिविजुअल रूप में हमें करना होता है, तो इसको हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला पॉइंट। सेकंड, सेम इसी की तरह जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए हम करते हैं, देन यहाँ पे हम मैक्सिमम जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए हम गणना करते हैं उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग करेंगे। सेकंड पॉइंट है विश्लेषण और गणना, इसमें आसान होता है, इजी तरीके से हम गणना कर सकते हैं जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में कंप्लीट करेंगे, और जो हमारा समष्टि के अंदर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कुछ जटिल हो जाता है, बिकॉज हम बहुत सारे टर्नओवर को लेके, डाटा को लेके हम एनालाइज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम आउटपुट निकालते हैं। थर्ड पॉइंट है केंद्रीय समस्या और कीमत को निर्धारण करना। इसमें है जो केंद्रीय समस्या हमारी होती है, मेन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किस समस्या का हम गणना करेंगे या किस समस्या के ऊपर हम काम करेंगे, तो इसकी केंद्रीय समस्या होती है कीमत का निर्धारण करना। प्रोडक्शन में हम कितना प्राइस सेट करना है, और जितना भी प्रोडक्ट हमारे पास है, जितना भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको मार्केट में लाने के लिए उसका फिक्स प्राइस में कितना करना है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर गणना करते हैं। थर्ड पॉइंट में समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर रोजगार और उत्पादन को लेके मेन समस्या होती है। हमारा मुख्य कार्य क्या होता है समष्टि के अंदर कि किसके ऊपर हमें गणना करनी है, रोजगार को लेके और उत्पादन को, कितना हमें एम्प्लॉयमेंट भारत में लेके आना है या अपने देश के ऊपर कितनी रोजगार और कितना प्रोडक्शन हमें लेके आना है मार्केट में। तो मार्केट में जितना एम्प्लॉयमेंट हम लेके आते हैं या रोजगार को लेके हम अगर कोई भी काम करते हैं या उसके ऊपर उत्पादन कितना मार्केट में प्लेस करना है हमें, तो उस सब को लेके हम समष्टि के अंदर अध्ययन करेंगे। फोर्थ पॉइंट है पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित करते हैं, एंड अपूर्ण रोजगार के अंदर समष्टि को काउंट करते हैं। अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर ये बेस करता है। अब अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के प्रकार के बाद हम आते हैं आर्थिक समस्याओं पे। आर्थिक समस्या में असीमित आवश्यकताओं का सीमित साधनों, जितनी भी हमारी असीमित आवश्यकता होती है, मानव की जो भी आवश्यकता है वो अनलिमिटेड होती चली जाती है और हमारे पास साधन लिमिटेड होते हैं। देन असीमित आवश्यकताओं का सीमित साधनों व उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न चयन की समस्या कि कौन सा ऑप्शन हम सेलेक्ट करें और कौन सा ऑप्शन हम सेलेक्ट ना करें, किस तरह से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी, ही आर्थिक समस्या है। हमारे डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कितना मार्केट में वरीयता आ चुकी है, कितने ऑप्शन आ चुके हैं, और हमारे अगर संसाधन प्रोडक्शन के लिए कम है तो हमें कैसे कैसे उन मल्टीपल चॉइसेस को कंप्लीट कराना है। तो इसमें जितना भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनको सीमित साधनों के अकॉर्डिंग सिलेक्टिव चीज़ों को की आपूर्ति करना और उस समस्या का निपटारण करना, ये हमारा हमारे व्यष्टि और समष्टि दोनों को लेके कंप्लीट करना होता है। असीमित आवश्यकता के और सीमित साधनों को लेके जो समस्याएं हमारी उत्पन्न होती हैं उनका कारण क्या क्या होता है। पहला, संसाधन दुर्लभता। हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जिन भी सोर्सेज की वजह से हम प्रोडक्शन को कंप्लीट कर पाते हैं उसमें कमी होती है, दुर्लभता होती है। सेकंड, संसाधनों की सीमितता होती है, हमारे पास लिमिटेड सोर्स होती हैं और मुश्किल से हमें प्राप्त होती हैं। तीसरा है विभिन्न वरीयताएं और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें लानी होती हैं, तो उन सब चीज़ों को कैसे उन रिसोर्सेज से कंप्लीट करना है, ये मार्केट में हमारी मेन समस्या होती है अर्थव्यवस्था को समराइज करने की। इसमें जैसे हम उदाहरण भी दे सकते हैं इस क्वेश्चन में, गन्ना से चीनी। एक गन्ना है जो मेन हमारी सोर्स है और जिससे हम चीनी और सीरा दोनों बनाते हैं। अब मार्केट में हमें देखना है कि क्या चीनी की ज़्यादा मांग है या शीरा का उत्पादन हमें ज़्यादा करना है। अगर इनमें से हमें इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है तो उसी रिसोर्सेज को
हमें टेस्ट करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे का प्रोडक्शन करना होगा। लेकिन अगर हमें लगता है चीनी की मांग ज़्यादा है तो हम सीरा का प्रोडक्शन कम कर देंगे और सारी रिसोर्सेज, सारे साधन हम चीनी को उत्पादन करने में लगा देंगे और सीरा के रिसोर्सेज कम कर देंगे। तो रिसोर्सेज को कहाँ पे सेट करना और किस तरह से हम आपूर्ति कर पाएंगे प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो ये हमारी आर्थिक समस्या होती है जिसको दोनों के अंदर हमें निपटाना होता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं? किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, गवर्नमेंट को देखना होता है कि किन किन वस्तुओं की डिमांड है मार्केट में, किस प्रकार से उत्पादन करना है, क्या क्या चीज़ें उन पर लगानी होंगी, क्या क्या रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत होगी उस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में, और किसके लिए उत्पादन करना है, किस जो मांग कर रहे हैं वो किस डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं या किस पार्टीशन के लोग कर रहे हैं, किस सेक्शन में ज़्यादा मांग आ रही है इस चीज़ की। तो हमारे डिपार्टमेंट को चेक करना पड़ता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, किस प्रकार से उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। इन सब चीज़ों को अर्थव्यवस्था में सेट किया जाता है। और इसका समाधान क्या है? इन समस्याओं का समाधान कीमत यंत्र द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती हैं और उनका समाधान हम किस प्रकार से करते हैं। समाधान कीमत यंत्र द्वारा किया जाता है। ये इसका यंत्र है, मेन फॉर्मूला है, मेथड है जिससे हम इन समस्या को निपटा सकते हैं। या हम लिख सकते हैं मांग व आपूर्ति की आपेक्षिक शक्तियों द्वारा। हमें देखना होगा कि कितनी डिमांड मार्केट में है और किस किस तरह से हम सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन उन प्रोडक्ट्स का मार्केट में कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगी जो आपको 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में भी कई बार MCQs में आ जाती हैं, तो आपको एक बार ध्यान देना है इन पे। मैं कुछ टॉपिक्स बस आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी, इसके बाद आपको एक वे में खुद याद करना पड़ेगा इनको। पहली डेफिनेशन है उत्पादन संभावना सेट, जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सेट के बारे में पूछा जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट जिसको कहते हैं हम, इसके अंदर हमें याद करना होता है कि किस तरह से हम लिमिटेड साधनों को यूज़ करके कितने मैक्सिमम प्रोडक्शन हम मार्केट में ला पाएंगे। रिसोर्सेज कम है और प्रोडक्शन हमें मल्टीपल बहुत ज़्यादा लाना है, तो उसको कितना मैक्सिमम हम पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ा सकें सीमित साधनों के द्वारा। इसको हम उत्पादन संभावना सेट के नाम से जानते हैं। दूसरा है संसाधनों का आवंटन, किस प्रोडक्शन को बनाने के लिए कितने रिसोर्सेज की आवश्यकता मार्केट में है और हम कितने संसाधनों को वहाँ पर जुटा सकते हैं। तो इनको सेट करना ही संसाधनों का आवंटन है, रिसोर्सेज को अलोकेट करना अलग अलग प्रोडक्ट पर। तीसरा है सीमांत उत्पादन संभावना। सीमांत उत्पादन संभावना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर के नाम से भी आता है हिंदी में लिखा हुआ। तो अगर ये फ्रंटायर के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसीलिए मैंने साइड में लिखा हुआ भी है। तो फ्रंटायर भी यही होता है, उत्पादन संभावना का आपको डिफाइन करना है उसके बारे में, तो उसको फ्रंटायर के नाम से भी जाना जाता है या सीमांत उत्पादन संभावना के नाम से भी जाना जाता है। इसका ये फॉर्मूला है जिसको आप हिंदी में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम रिसोर्सेज जहाँ पर भी हम लगाएंगे, जहाँ पे हम अधिकतम रिसोर्सेज लगाते हैं, संसाधन लगाते हैं, वहीं पे हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त होता है। उत्पादन उतना ज़्यादा होगा जितने ज़्यादा संसाधन हम लगाएंगे किसी भी उत्पादन में। तो इसको सीमांत उत्पादन संभावना, कितनी मैक्सिमम संभावना है उत्पादन होने की, या फ्रंटायर रूल भी इसको बोला जाता है। फोर्थ है हमारा उत्पादन संसाधन वक्र। उत्पादन संसाधन वक्र में किस संसाधन को लगाने के बाद कितना उत्पादन घट रहा है या बढ़ रहा है, इसको हम वक्र के द्वारा दिखाएंगे, कर्व के द्वारा दिखाएंगे। जैसे हमारा वस्तु x है यहाँ और वस्तु y है, अगर हम x का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और उसी पे रिसोर्सेज लगाते हैं तो देन y को हम रिसोर्सेज कम दे पाएंगे और उसका प्रोडक्शन भी डाउन हो जाएगा। उसका अपोजिट सेम ऐसे ही होता है कि अगर हम वस्तु y का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी रिसोर्सेज हमें ज़्यादा लगानी पड़ेंगी x से हटा के, तो x का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और y का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इनको कुछ अलग नाम भी दिए जाते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। उत्पादन संभावना वक्र के नाम से भी पूछ सकता है एग्जामिनर, उत्पादन संभावना फ्रंटियर के नाम से भी पूछ सकता है, रूपांतरण वक्र के नाम से भी पूछ सकता है इसको, और रूपांतरण सीमा वक्र के नाम से भी पूछ सकता है। तो इन सब नामों को एक ही क्वेश्चन में हम कवर कर सकते हैं। देन 5th क्वेश्चन है हमारा जो डेफिनेशन हमने कवर की है, अवसर लागत। अवसर लागत वो लागत होती है जो हम
नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो हमारा उत्पादन है उससे कवर करते हैं, उससे पता लगाते हैं उसका। तो अवसर लागत क्या होती है? वस्तु की अतिरिक्त मात्रा की अवसर लागत दूसरी वस्तु की तैयार मात्रा होती है। अगर हम, जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, एक एग्जाम्पल बताया था आपको, गन्ने से प्रोडक्शन, गन्ना एक रॉ है हमारा, और रॉ मटेरियल को अगर हम उससे बनाना चाहते हैं, उससे हमें गन्ने से चीनी भी चाहिए या शक्कर चाहिए या सीरा चाहिए, तो उन सब चीज़ों का प्रोडक्शन जो होगा हमारा वो डिपेंड करता है, उसकी अवसर लागत कितनी होगी, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम उसका बना रहे हैं उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है। तो जितनी इकाई हम ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएंगे उतना ही हम पहले वाले की औसत लागत निकाल पाएंगे, कॉस्ट का पता चल जाएगा हमें। 6 पॉइंट है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। जो योजनाएं गवर्नमेंट सेट करती है, गवर्नमेंट ही अपनी पॉलिसीज़ को लेके आती है, अपनी प्लानिंग्स को लेके आती है मार्केट में, उन सबको हम बोलते हैं केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। उस अर्थव्यवस्था का जो भी टोटल हमारा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और वही उसको कवर करती है, तो उन्हीं योजनाबद्ध जो अर्थव्यवस्था होती हैं वो इसमें कवर हो जाएंगी हमारी। नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट हमारा बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था में क्या है कि जो बाजार में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें जो भी अर्थव्यवस्था बाजार में कंट्रोल होती है या बाजार की व्यवस्था को देख के कंट्रोल की जाती है, उसको बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। मीन्स जो भी हमारी मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है, किस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, किस चीज़ की ज़्यादा मांग हो रही है लोगों के बीच में, और किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन हमें बढ़ाने की ज़रूरत लग रही है, तो मार्केट की सिचुएशंस को देख के अगर हम कोई अर्थव्यवस्था सेट करते हैं तो उसको बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिसमें मैं आगे भी बताऊंगी आपको। कुछ और 4 या 5 डेफिनेशन और हैं जिनको हम 2-2 नंबर या 1-1 नंबर में कवर कर सकते हैं, और इसमें से हम लॉन्ग क्वेश्चंस में भी छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चंस स्टार्टिंग का पूछा जाता है जो हम बाद में कवर करेंगे। डेफिनेशंस हमारी हैं सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस को देखना होता है कि किस तरह से कितने प्रोडक्शन पे कितना रिसोर्सेज हमें लगाना होगा, और इसमें हमें पॉजिटिव कितनी आपूर्ति हम कर पाएंगे। पॉजिटिव डेफिनेशन है ये, इसको याद करेंगे। देन उसके बाद आदर्शक आर्थिक विश्लेषण, इसमें भी हमें यही देखना होता है कि किस लेवल पे जाके मांग की जो आपूर्ति है वो दोनों समान हो जाएंगी। जितना हमारा मांग है उतना ही आपूर्ति अगर हमारा इक्वल हो जाता है, देन उसको बोलते हैं आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। नेक्स्ट है आगत व निर्गत। आगत और निर्गत 2 अलग अलग पॉइंट पूछे जा सकते हैं जो MCQs में मोस्टली पूछा जाता है। पहला आगत हम याद करेंगे, उत्पादन के वे तत्व जिनका प्रयोग किसी वस्तु या सेवा के निर्माण में किया जाता है, रॉ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, कि अगर किसी चीज़ के प्रोडक्शन में हमें कोई चीज़ लगानी है तो उसके जो वो तत्व यूज़ आ रहे हैं उसके प्रोडक्शन में, तो उनको हम बोलते हैं आगत। लेकिन जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, जो हमारे पास आउटपुट निकल के आता है, उसको बोलते हैं निर्गत। उत्पादन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित वस्तु या सेवा को हम निर्गत बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 11 पॉइंट है उच्चतम निर्धारित कीमत। उच्चतम निर्धारित कीमत गवर्नमेंट जो भी प्राइस रेट सेट करती है, जैसे हमारे गेहूं के, चावल के या हमारे चीनी के जो भी भाव सेट करती है गवर्नमेंट अपने मार्केट में, तो उनको उनकी उच्चतम दर को बोलते हैं। उच्चतम निर्धारित कीमत में वस्तु या सेवा की निर्धारित कीमत जो भी सरकार द्वारा सेट की जाती हैं कि उच्चतम सीमा को बोलते हैं। ऊपरी सीमा, अगर इसके ऊपर हाई लेवल पे जितना रेट हमारा काउंट होगा उसको हम बोलते हैं उच्चतम निर्धारित कीमत। एंड 12th डेफिनेशन हमारी है व्यष्टि अर्थशास्त्र का कार्यक्षेत्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का कार्यक्षेत्र 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। 3 थ्योरीज के अंदर हमें याद करनी है। ये कई बार हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। डेफिनेशन याद करेंगे, अर्थशास्त्र का अर्थ याद करेंगे, उसके प्रकार याद करेंगे, देन उसके बाद कई बार उसका कार्यक्षेत्र भी पूछ लिया जाता है। तो उसके साथ साथ हम इसके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन कवर करेंगे। कार्यक्षेत्र लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आ सकता है। पहला है हमारा कार्यक्षेत्र का पहला पॉइंट है वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, जिसमें हम प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करेंगे। मांग और आपूर्ति दोनों को देखकर ही हमें उसका प्राइस सेट करना पड़ता है। अगर मार्केट में मांग बहुत ज़्यादा है और उसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसका प्राइस सेट करना पड़ेगा, या फिर देखना पड़ेगा मांग बहुत कम है
और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो उसी हिसाब से उसका प्राइस सेट करना होगा। देन सेकंड पॉइंट है साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत। साधन कीमत सिद्धांत, जिस प्रोडक्ट का प्राइस हम सेट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारा कितना रिसोर्सेज लग रहा है और उसका प्राइस कितना, कॉस्ट कितनी आएगी उस रिसोर्सेज को लगाने के लिए प्रोडक्शन में। देन थर्ड पॉइंट इसका है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। अब जो हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है उसको मार्केट में हम लेके आ गए हैं, अब हमें किस उपभोक्ता को और किस लेवल पे उसका आवंटन करना है, किस तरह से उत्पादन को बराबर बराबर सीमा में हमें बांटना है, तो जिससे समाज का जो आर्थिक कल्याण है वो समान रहे, किसी को ज़्यादा या किसी को कम ना लगे। स्टॉक है किसी एक व्यक्ति के पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है और मार्केट में उस चीज़ की कमी आ रही है तो ये इसका विपरीत प्रभाव हुआ। तो आर्थिक कल्याण का सिद्धांत का मतलब है उसको इस पॉलिसी के बेस पे हमें ध्यान रखना है, उस थ्योरी का ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र है ये हमारा अर्थशास्त्र का, जिसमें हमें जो प्रोडक्शन है उसको मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग सेट करना है और जितना प्रोडक्शन है वो इक्वल रूप में लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके, इसको लेके तैयार करना है। तो वस्तु की कीमत, साधन की कीमत और आर्थिक कल्याण, ये 3 पॉइंट थ्योरी के हैं जो तीनों पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर की ये 12 डेफिनेशंस हैं जो हमें 1 से 2 नंबर स्कोर कराएंगी और बहुत अच्छी तरह से हमें लॉन्ग और शॉर्ट में हेल्प करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी कि किस तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिन टॉपिक्स पे हमने अभी डिस्कशन किया है। कुछ पहले दिए हुए हैं मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो आप नोट भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा को समझाइए। उत्पादन संभावना वक्र, कितनी पॉसिबिलिटी है हमारी प्रोडक्शन की अकॉर्डिंग टू सोर्सेज के, तो उसको वक्र में समझाना है हमें एक कर्व बना के, इसकी विशेषताएं और अपवादों को भी बताना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सेकंड है आर्थिक समस्याएं क्या हैं, कौन कौन सी आर्थिक समस्याएं होती हैं और ये उत्पन्न क्यों होती हैं, क्या रीज़न है, क्या कारण है, उनके कारण बताने हैं आपको। अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकारों व उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ये एक जो मैंने शॉर्ट अलग अलग क्वेश्चंस आपको बताए थे उनको मर्ज करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है जिसमें अर्थशास्त्र की आपको डेफिनेशन देनी है और अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ सारा डिफाइन करना होगा आपको, या कोई और फिलोसफर जो आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप परिभाषा देंगे और उसके प्रकार बताएंगे अर्थशास्त्र के। देन उन दोनों में समष्टि और व्यष्टि दोनों में डिफरेंस आपको क्रिएट करना होगा। टेबल फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो टेबल फॉर्म में अगर आप अंतर देते हैं तो उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। देन इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। इसमें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताना है और व्यष्टि अर्थशास्त्र के कार्यक्षेत्र का वर्णन करना है। जो मैंने अभी आपको 3 प्रिंसिपल्स बताए थे, थ्योरी बताई थी, जिनके अकॉर्डिंग हम उनके सिद्धांतों के द्वारा इसमें व्यष्टि का कार्यक्षेत्र डिस्क्राइब करते हैं। तो उन हेडिंगों को डाल के उसके अंदर आप पैराग्राफ बनाएंगे और उससे आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। देन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कुछ, इन सीरीज को भी नोट कर लीजिएगा। पहला है चयन की समस्या, जो मैंने आपको केंद्रीय समस्या बताई थी आपको, उसी समस्या वाले क्वेश्चन से ही आएगा सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, कहाँ पे हमें सोर्सेज को चयन करने का ऑप्शन दिया जाता है और हम किस किस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, तो वो चयन की समस्या को कंट्रोल करेगा। देन आर्थिक समस्या व इसका निवारण समझाइए। आर्थिक समस्या क्या है और उसका सॉल्यूशन हम किस तरह से पूंजीवादी स्कीम में करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था पॉइंट, उच्चतम निर्धारित कीमत कौन सी होती है जो गवर्नमेंट सेट प्राइस करती है, उसमें हायर प्राइस जो सेट करती है जिस भी चीज़ का, तो उच्च सीमा पे जो हायर प्राइस होता है उसको बोलते हैं उच्चतम निर्धारित कीमत। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा बतानी है, जैसा आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में मैंने ऊपर भी बताया। अर्थशास्त्र के प्रकार तथा उनका योगदान बताना है, कितने प्रकार होते हैं अर्थशास्त्र के, माइक्रो और मैक्रो, और उनका योगदान क्या है, कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं व्यष्टि का और कहाँ पे कर सकते हैं समष्टि का। देन अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं, केंद्रीय समस्याओं का विवरण करेंगे। देन उत्पादन संभावनाएं सेट क्या है, ये एक शॉर्ट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इनमें नहीं लिखना होगा हमें, 2-2 नंबर या 3-3 नंबर से ज़्यादा कभी मार्क्स में नहीं आते। उत्पादन संभावना सेट, जो मैंने अभी पीछे आपको उसके बारे में रिवीजन कराया, तो उसके बारे में हमें यहाँ डिस्क्राइब करना होगा। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, जिनसे हम रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन में हेल्प लेते हैं, वो होती हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। अवसर लागत क्या है, नेक्स्ट प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है या जो क्वांटिटी है वो हमारे पहले प्रोडक्शन की सोर्सेज को कम करती है और उसी से हम लागत का अनुभव कर लेते हैं।
उत्पादन संभावना वक्र क्या है, यहाँ पे कर्व बना के उसको डिस्क्राइब करेंगे। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं उनको बताएंगे। एक्टिविटीज़ जिनसे हम आय उत्पन्न करते हैं वही आर्थिक क्रियाएं होती हैं। नियामक अर्थशास्त्र क्या है, जिसमें क्या हमें क्या जारी करना चाहिए, नियामक अर्थशास्त्र के अंदर उसकी गणना की जाती है। व्यष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण बताने। कोई भी व्यष्टि आर्थिक अध्ययन अब आप करते हैं अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे मैंने बताया आपको, एक उपभोक्ता के अंदर या एक बाजार के अंदर या एक व्यक्तिगत श्रेणी में जो हम अध्ययन करेंगे उसके कोई भी 1 या 2 उदाहरण आप इसमें पूछ सकता है आपको एग्जामिनर। व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र में 2 अंतर, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी अंतर आ जाता है और कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो अगर 2 अंतर लिखने के लिए आते हैं तो कम मार्क्स में आएंगे, तो उनको हम डिफाइन करेंगे। देन 15 लास्ट क्वेश्चन होगा, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बताइए। जो मैंने आपको मांग और पूर्ति से लेके बताया था सॉल्यूशन, इसमें उसी को डिस्क्राइब करना होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।